हेलो स्टूडेंट्स, दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव वर्मा। आज हम सूत्रकाल यानी प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण कालखंड जिसका समय लगभग 600 बीसी के लगभग है, आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे और सूत्रकाल के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था पर हम लोग बात करेंगे। आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और वैदिक समाज के अंतर्गत जब ये व्यवस्था प्रारंभ हुई और सूत्रकाल तक आते आते ये व्यवस्था धीरे धीरे काफी विकसित हो गई और प्राचीन भारत में भी लगातार चलती रही। आप जानते होंगे कि आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मानव जीवन को उसके संस्कारों के आधार पर और आयु के आधार पर विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया। आश्रम व्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था संपूर्ण मानव जीवन को व्यवस्थित करना, उसको अनुशासित करना। सामान्य रूप से मानव की आयु को लगभग 100 वर्ष मानकर आश्रम व्यवस्था को 4 महत्वपूर्ण कालखंडों में विभाजित किया गया। ये थे जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लगभग जीवन की 25-25 वर्ष की अवस्थाओं को इन 4 कालखंडों में रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन चारों आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो मानव जीवन को व्यवस्थित करना था, उसको अनुशासित करना था और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हमें किन कर्तव्यों का पालन करना है, समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण चिंतन करना है या समाज को क्या देना है, इसको व्यवस्थित करना था। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमें किन साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होता है। तो उत्तर वैदिक काल में जावलोपनिषद और वैदरायण उपनिषदों का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको। तो उत्तर वैदिक कालीन उपनिषद ग्रंथ है जावलोपनिषद और वैदरायण उपनिषद। उसमें सबसे पहली बार हमें आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और आश्रम व्यवस्था का हालांकि जो संकेत है वैसे तो वो उत्तर वैदिक काल में इसी जो उपनिषद है इनसे मिलना प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसका एक व्यवस्थित रूप से जो प्रारंभ हुआ वो सूत्रकाल में हुआ, लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ। उद्देश्य पे मैं आपसे बात कर ही चुका हूं। अब जो ये आश्रम व्यवस्था है, क्या ये समाज के सभी वर्णों के लिए, सबके लिए आवश्यक थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसा कि 4 वर्ण थे समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें से जो आश्रम व्यवस्था थी वो नैतिकता के आधार पर थी। ये कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, एक नैतिक व्यवस्था थी, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर थी। और हमें साहित्यों से जानकारी मिलती है कि जो चारों आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम मैंने आपको बताया, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है, ये चारों आश्रम द्विज के लिए थे। और द्विज से तात्पर्य क्या होता है? द्विज से तात्पर्य होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। भाई एक बार तो माता के गर्भ से जो जन्म हुआ, और दूसरा ये माना जाता है जिसका उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार यानी जिस शिक्षा की प्राप्ति हुई हो वो द्विज के अंतर्गत माना जाता है। इस कालखंड के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे तो द्विज के अंतर्गत ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे। हालांकि पहले वैश्य भी थे, पहले तो भाई सारे द्विज थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो वर्ण व्यवस्था है जटिलता की ओर चली तो सूत्र काल तक आते आते द्विज से एक तो महिलाओं को वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उनका शिक्षा संबंधी उपनयन संस्कार जो है वो धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। शूद्रों को इससे वंचित किया गया। तो इस काल में यानी कि सूत्र काल में आते आते द्विज के अंतर्गत लगभग 3 वर्ण मान लिए जाते थे। एक है आपके पास ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हालांकि बाद में जाकर वैश्य को भी द्विज से बाहर कर दिया गया था, इसलिए मैं कह रहा था कि द्विज के अंतर्गत 2 प्रमुख वर्ण तो आएंगे। हालांकि तीसरे नंबर पर वैश्य भी था, परंतु उसको बाद में उससे हटा दिया गया था। तो ये जो 4 आश्रम व्यवस्था थी ये द्विज के लिए तो निश्चित रूप से थी, और बाकी वर्णों के लिए इसमें से कुछ आश्रमों का विधान था और कुछ आश्रमों का विधान नहीं था। जैसे स्त्री और शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम का विधान था कि भाई वो गृहस्थ आश्रम का पालन करें, और जो ऊपर 2 द्विज वर्ण मैंने आपको बताए थे वो लगभग चारों आश्रम का विधान करते थे। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि जो आश्रम व्यवस्था है इसमें से पहला आश्रम महत्वपूर्ण कौन सा था, उसका क्या कार्य था, उसमें हमें क्या कार्य करने होते थे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आश्रम व्यवस्था में जो प्रथम स्थान पर था वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम का जो एक मतलब ये कहिए कि
आयु मानी गई थी ये लगभग 5 वर्ष से लेकर लगभग 25 वर्ष की अवस्था तक थी। 5 वर्ष, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 5 वर्ष हो, 6, 7, 8 वर्ष भी हो सकता है। तो इसका जो प्रारंभ था ये उपनयन संस्कार के माध्यम से होता था। उपनयन संस्कार, और उपनयन संस्कार का संबंध शिक्षा के आरंभ से। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उपनयन संस्कार से चलेगा यानी कि प्रारंभ होगा, और समावर्तन संस्कार तक चलेगा यानी कि जब तक शिक्षा की समाप्ति होती है। इसका विधान जो था वो प्रमुख रूप से इसलिए किया गया था कि इसमें कोई भी मानव जो है वो शिक्षा का आरंभ करे, शिक्षा की प्राप्ति करे, और ये शिक्षा की समाप्ति तक चलता था। इस समय पर जब पहले ये व्यवस्था थी यानी कि लगभग उत्तर वैदिक काल में, तो उस समय पुरुष और स्त्री दोनों ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो प्रारंभ में जो ब्रह्मचर्य आश्रम मिलता है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही इसके अंतर्गत आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे स्त्रियों को इससे वंचित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे तो द्वितीय स्थान पर हमारे पास है वो है गृहस्थ आश्रम। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा गृहस्थ जीवन से संबंधित है। इसकी जो आयु का निर्धारण किया गया है ये 25 से लगभग 50 वर्ष तक है। समावर्तन संस्कार के बाद विवाह संस्कार है, और विवाह संस्कार से गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति विवाह कर कर जब सांसारिक जीवन से जुड़ जाता है तो संतानों उत्पत्ति करना यानी संतान उत्पत्ति करना और अपनी आजीविका का अर्जन करना। तो इसमें दो प्रमुख उद्देश्य थे गृहस्थ आश्रम के। एक जैसा हमने बताया संतान उत्पत्ति करना, और दूसरा यहाँ था आजीविका का अर्जन करना। संतान उत्पत्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त होता है। जैसे हमारा जन्म हुआ तो हमारे ऊपर हमारे पितरों का ऋण है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही हम आए हैं, हमने जन्म लिया है। तो पितृ ऋण से मुक्त होना इस आश्रम का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। और एक और महत्वपूर्ण चीज थी जो कई बार प्रश्न भी पूछा गया है, वो ये था कि इसी गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति को पंच महायज्ञ करने होते थे। पंच मतलब 5 महायज्ञ करने होते थे। ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? ये है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का उद्देश्य था अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति, यानी कि जो ऋषियों का ऋण हमारे प्रति है, हमारे ऊपर है, उसको मुक्त होने के लिए, उससे मुक्त मतलब ये कहिए कि हम हो जाए, उसके लिए हम ब्रह्म आश्रम का विधान करते थे। दूसरा है देव यज्ञ। ये देवताओं से ऋण होने के लिए था। देवताओं का जो ऋण हमारे ऊपर है उससे मुक्ति के लिए देव यज्ञ का विधान मिलता है। इसके अलावा भूत यज्ञ, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। ये था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, और ये भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि केवल जैसे कि पश्चिमी संस्कृतियां होती हैं अपने बारे में सोचती हैं, भौतिक जीवन के बारे में सोचती है, लेकिन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हम देखते हैं कि भूत यज्ञ के अंतर्गत सभी प्राणियों के कल्याण की जो है कामना की जाती है। पितृयज्ञ पितरों के तर्पण के लिए हुआ करता था, और मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण के लिए था। तो ये जो पंच महायज्ञ है इसका विधान हमें कहां पर मिलता है? ये मिलता है आपको गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत, और इससे संबंधित पंच महायज्ञ से संबंधित कई बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अब हम तृतीय स्थान पर चलते हैं, और वानप्रस्थ आश्रम। नाम से पता चला है वनों की ओर प्रस्थान करना। तो जब पहले आश्रम में व्यक्ति ने अपना शिक्षा से संबंधित जो विद्या थी वो प्राप्त कर ली थी। द्वितीय आश्रम में अब उसका विवाह संस्कार हो चुका था, संतान उत्पत्ति हो चुकी थी, जीविका के जो माध्यम थे, जो अर्जन था, वो कार्य भी लगभग उसने कर लिया था। तो इन कार्यों को करने के बाद लगभग 50 वर्ष की अवस्था के बाद वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। वनों की ओर प्रस्थान करना। अब भाई इसका उद्देश्य क्या था? तो वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य था कि व्यक्ति वनों की ओर प्रस्थान करे और वहां पर चिंतन मनन करे। उसने सामाजिक रूप से क्या अपना योगदान दिया, समाज के लिए क्या लाभदायक है, समाज के लिए क्या हानिकारक है, इससे संबंधित चिंतन मनन जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में किए जाएंगे। यानी कि मानव जीवन के लिए कौन सी चीजें उपयोगी हैं, मानव जीवन के लिए कौन सी चीजें अनुपयोगी हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम में आप समझ गए होंगे ये बहुत महत्वपूर्ण था। जैसे आज हम लोग अपने पूरे जीवन को जीते हैं, हमारी अवस्था 50 हो जाए, 60 हो जाए, 75 हो जाए, 80 हो जाए हमारे पास में, हम अपने जीवन को जीते जा रहे हैं। लेकिन समाज के लिए क्या बेहतर है, समाज के लिए क्या बेहतर नहीं है, इसका मूल्यांकन बहुत ही हम करते हैं, अब तो कम ही करते हैं। और समाज में जो अगली पीढ़ी आ रही है, मतलब हमारे बाद जो अगली पीढ़ी आ रही है, उसको आगे मार्गदर्शन कौन करेगा?
कौन उसको बताए कि भाई ये चीज ठीक है या ये चीज खराब है हमारे पास में। तो यहाँ वानप्रस्थ आश्रम में जो व्यक्ति ने चिंतन मनन किया है, उसके बाद नंबर 4 पर हम देखेंगे संन्यास आश्रम आएगा। संन्यास आश्रम में मतलब ये नहीं है कि भाई वनों में बैठ गए, गुफा कंदरा में बैठ गए, कि इससे कोई मतलब नहीं है। जो वानप्रस्थ आश्रम में हमने चिंतन मनन किया था, समाज के लिए क्या लाभदायक है भाई और क्या समाज के लिए हानिकारक है, उनको पुनः समाज में आकर बताना है। ये इस संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या करना था, जो हमने वानप्रस्थ आश्रम में चिंतन मनन किया था सामाजिक रूप से क्या लाभदायक है, क्या लाभदायक नहीं है, उसको दोबारा से आपको समाज में आकर बताना है। और जहां तक भाई मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया इसलिए है कि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है उसको एक बेहतर मार्गदर्शन दिशा जो है मिल जाए। क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी आ रही है, उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो समाज में कभी भी अपना योगदान नहीं कर पाएगा। और आज कहीं ना कहीं हम इस कमी को भी देखते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, जो युवा वर्ग है, वो कई प्रकार की बुराइयों में फंसा हुआ है, कई प्रकार के नशों में फंसा हुआ है, कई प्रकार की कुसंगतियों में फंसा हुआ है। कारण उसका क्या है? कारण है कि उसको कहीं से ना तो मोटिवेशन प्राप्त हो रहा, बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहा। फिल्मों की ओर जाएंगे, टीवी सीरियल की ओर जाएंगे, अखबार देखेंगे तो हर जगह क्राइम 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 दिखाई देगा आपको, तो वो अच्छा मार्गदर्शन ले तो ले कहां से? घर परिवारों से भी उसको बेहतर मार्गदर्शन नहीं है, शैक्षणिक संस्थानों से भी नहीं है, क्योंकि हर जगह तो प्रतियोगिता है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करो, बस पूरा समय इसमें लग गया, तो उसको मार्गदर्शन आखिर दे कौन? तो ये जो आश्रम व्यवस्था थी, ये मुझे इसीलिए बहुत बेहतर लगती है कि इसमें एक पीढ़ी अपने जीवन में जो भी उसने कार्य किए हैं, अब आगे जाकर संन्यास आश्रम के माध्यम से वो समाज को पुनः इस बात को बताने के लिए आ रही है कि भाई समाज के लिए ये बेहतर है और समाज के लिए बेहतर नहीं है। दूसरी बात है कि व्यक्ति को यह बहुत ही कर्तव्य परायण बनाया गया, सेल्फिश नहीं है किसी और कल्चर की तरह से हमारे पास में। जैसे मनुष्य हुआ, यानी मान लीजिए आज हम मानव योनि में आए, तो मानव योनि में आकर ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक चीजों को हम यूज करते रहें, बल्कि इस आश्रम व्यवस्था में ये बताया गया कि मनुष्य के रूप में जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं। ये 3 प्रकार के ऋण है। देव ऋण यानी देवताओं का ऋण है, पितृ ऋण आप अच्छे से जानते होंगे पितरों का ऋण है, और ऋषि ऋण जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो इन 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होने का जो विधान है वो भी इस आश्रम व्यवस्था में होता है। यानी व्यक्ति को यहाँ ये बताया गया है कि जिस भी आप पद पर है, जिस योग्यता पर है, तो इसमें ये 3 चीजों का महत्वपूर्ण योगदान आपके ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आश्रम व्यवस्था से संबंधित कुछ जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर लगी होगी, और जो भी कमेंट्स हो वो आप इसमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्लीज शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।